रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साक्षी और कुणाल की शादी को 2 साल पूरे होने में सिर्फ 1 दिन की देरी थी। कहने को तो दोनों के बीच काफी प्यार था। साक्षी अपनी शादी के 2 साल पूरे होने की खुशी में कुणाल की गैर मौजूदगी में पूरे घर को सजाते हुए बोलती है। कुणाल को ऑर्किड्स बेहद पसंद है। आई विश कि उन्हें मेरा ये सरप्राइज पसंद आएगा। डेकोरेशन कंप्लीट हो गई। अब जल्दी से उनका मनपसंद खाना रेडी कर लेती हूँ। साक्षी किचन में जाकर अपने पति की फेवरेट डिश बनाने लगती है और देखते ही देखते रात के 8 बज जाते हैं और साक्षी घड़ी की तरफ देखते हुए बोलती है, 8 बज गए, कुणाल आते ही होंगे, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। साक्षी जल्दी से कमरे में जाकर नई दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है। तभी डोरबेल की आवाज सुनकर वो दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है और उसे इतना सजे धजे देखकर कुणाल बोलता है, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? किसी शादी पार्टी में जाना है क्या? व्हाट? कुणाल, आर यू किडिंग विद मी ना? क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि आज मेरे लिए कितना खास दिन है? कहीं इसका बर्थडे तो नहीं आज? कुणाल, तुम भूल गए ना, आज हमारी 2nd वेडिंग एनिवर्सरी है। नहीं तो मैं भला ये दिन कैसे भूल सकता हूँ? आज रात हमारी शादी के 2 साल पूरे हो गए। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। कुणाल के इतना बोलते ही साक्षी उसे हक कर लेती है और कुणाल अपने मन में बोलता है, बाल बाल बच गया आज तो। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, कम विद मी। काश शादी की भी कोई एक्सपायरी डेट होती जिससे मैं इस शादी से आजाद हो जाता। 2 साल से एक ही डिश खाकर मैं बोर हो गया हूँ। साक्षी कुणाल से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो अपनी शादी के रिश्ते को दिल से निभाती थी। लेकिन इसके अपोजिट कुणाल हर जगह हॉट लड़कियों को देखकर अपनी आंखें सेकता और उनके साथ फ्लर्ट करने के लिए भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाता और उसकी इस अश्लील हरकतों में उसका साथ देता था उसका दोस्त साहिल। वक्त बीतता है और एक दिन कुणाल और साहिल कैफे में बैठकर कॉफी पीते हैं, जहां साहिल बोलता है, और बेटे कैसी रही कल भाभी के साथ तेरी 2nd एनिवर्सरी? झकास कि बकवास? एकदम बकवास रही। क्यों बे, भाभी ने रात तुझे भोग नहीं लगाया क्या? अबे पगले, रोज रोज तुझे एक ही डिश मिले तो तू उसे उतने ही चाव से खाएगा नहीं ना? साक्षी ने पूरे कमरे को हमारी वेडिंग नाइट के जैसे सजाया था, लेकिन अब उसमें वो बात नहीं। भाई घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगती है, समझा? दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके टेबल के फ्रंट वाले टेबल पर एक हॉट फिगर वाली लड़की समायरा बैठ जाती है और उसे देखकर कुणाल बोलता है, अबे ये तो बिपाशा और प्रियंका से भी ज्यादा हॉट है। कुणाल, वहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। अबे कमीने, तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? करेले का जूस पीकर आया है क्या जो ऐसे बोल रहा है? सच सबको कड़वा ही लगता है, समझा? इस बार तू कोई हरकत मत करियो, ऐसा ना हो कि वो सुंदरी कयामत बनकर तेरी शामत ले आए। और वैसे भी तू शादीशुदा है। अबे मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा मेरे माथे पर लिखा है क्या? इस गुलाब का भंवरा तो मैं ही बनूंगा, ये तेरे भाई का वादा है। इतना बोलकर कुणाल समायरा की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगता है और अचानक समायरा की नजरें भी कुणाल से टकरा जाती है, जिसके बाद कुणाल उसकी टेबल के पास आकर बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? या श्योर, हैव अ सीट। कुणाल हर बार की तरह अपने झूठे वादों और बातों से समायरा के दिल में जगह बना लेता है, जिसके बाद दोनों अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं। वक्त गुजरता है और समायरा मांझे की तरह उसकी तरफ खिंची चली जाती है। एक दिन दोनों एक कपल पार्क में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां समायरा बोलती है, कुणाल, आई रियली लव यू। आई लव यू टू बेबी। हमारे रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 6 मंथ होने वाले हैं। लेट्स गेट मैरिड। शादी? बेबी इतनी जल्दी क्या है शादी की? मैं पहले अपने पैरों पर खड़ा तो हो जाऊं। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद मैं तुम्हें किसी भी तरह की कमी दूं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम मुझे जैसे रखोगे मैं वैसे रह लूंगी। अब इसे कैसे बताऊं कि मेरी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। 6 महीने से इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अब तक दाल नहीं गली, क्या करूँ? कुणाल को ऐसी सोचता देखकर समायरा उसे शक भरी नजरों से देखकर बोलती है, कुणाल, कुणाल, कहाँ खो गए हो? जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम ऐसे ही खो जाते हो। कहीं तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे, या कहीं तुम पहले से शादीशुदा हो? समायरा,
तुम मेरे पर शक कर रही हो, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। मैं अपने बर्थडे प्लानिंग के बारे में सोच रहा था। और रियली कल तुम्हारा बर्थडे है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वक्त बीतता है और अगले दिन कुणाल अपने झूठे बर्थडे की आड़ में समायरा को अपने दोस्त साहिल के फ्लैट पर ले जाता है और समायरा बोलती है, कुणाल, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? क्योंकि मैं अपना बर्थडे सिर्फ मेरी जिंदगी, मेरे प्यार यानी कि तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में तुमसे खास मेरे लिए ना कोई है और ना कोई होगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला पार्टनर मिला। लेट्स कट द केक, कम ऑन। दोनों मिलकर केक कट करते हैं, जिसके बाद समायरा उसे गिफ्ट देती है। तो कुणाल बोलता है, मुझे ये नहीं चाहिए, आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए आज जो मैं मांगूंगा क्या तुम मुझे वो गिफ्ट दोगी? हाँ, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। बेबी, तुमने मुझे वादा किया है और अब मुकरना मत। इतना बोलकर कुणाल उसके करीब जाकर उसे किस करता है और उसे गोद में उठाकर बेड पर ले जाने लगता है। तभी समायरा अनकंफर्टेबल फील करते हुए बोलती है, कुणाल, व्हाट आर यू डूइंग? ये सही नहीं है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? देखो मेरी आंखों में, आई लव यू सो मच। प्यार करने वालों के बीच में ये सब नॉर्मल है, और वैसे भी मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। मैं शादी करूंगा तुमसे। अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा। कुणाल समायरा के आगे इमोशनली बातें करके उससे दूर हो जाता है और उसके मगरमच्छ के आंसू देखकर समायरा अगले ही पल पिघलते हुए बोलती है, आई ट्रस्ट यू कुणाल, आई एम सॉरी। फंस गई चिड़िया, इस घड़ी के लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ। कुणाल लोमड़ी की चाल चलकर समायरा को अपनी हवस का शिकार बनाता है और फ्लैट के सुनसान अंधेरे कमरे में दोनों अपना काबू खोकर एक दूसरे की आगोश में समा जाते हैं। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और समायरा को पता चलता है कि वो कुणाल के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये खबर लेकर वो साहिल के फ्लैट की डोरबेल बजाती है और साहिल बोलता है, क्या हुआ समायरा, तुम यहाँ? प्लीज कुणाल को बुला दो, पता नहीं उसे क्या हुआ है। पिछले कुछ दिनों से वो मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहा, ना मुझसे मिलने आया, लेकिन आज मुझे उससे मिलना बहुत जरूरी है। कुणाल यहाँ नहीं रहता, वो अपनी वाइफ साक्षी के साथ रहता है। वाइफ? कुणाल शादीशुदा है और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना तो उसकी आदत है। साहिल के मुंह से सच सुनकर समायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कुणाल के घर का पता लेकर उसके घर पहुंचती है, जहां वो कुणाल का कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, हाउ डेयर यू कुणाल, यू चीटर, लायर। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम शादीशुदा नहीं हो, मेरे साथ प्यार का नाटक किया। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का कॉलर पकड़ने की? मैं इसके होने वाले बच्चे की माँ हूँ। इसका मतलब पिछले कुछ महीनों से तुम मेरे पति के साथ अय्याशी कर रही थी, कुल छर्रे उड़ा रही थी। और क्या कहा तुमने? बच्चा? 7 फेरे और रस्मों के साथ पूरे समाज के सामने मेरी शादी हुई है इनसे। मैं पत्नी हूँ कुणाल की। तो फिर मैं कौन हूँ? तुम सिर्फ मेरी सौतन हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकती, क्योंकि इस समाज में बिन ब्याही माँ के बच्चे को नाजायज कहा जाता है। मैं तुम्हें मुफ्त में एक हिदायत देती हूँ, अपनी इज्जत चाहती हो तो जाओ और गिरा दो इस बच्चे को। कभी नहीं, हरगिज नहीं, मुझे मेरा और मेरे बच्चे का हक चाहिए। सौतन को हक नहीं बल्कि गालियाँ और समाज में ताने मिलते हैं। तो जैसी को समाज में किस नाम से पुकारा जाता है, इसका अंदाजा भी है तुझे? एक औरत होकर भी तुम्हें मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही, जो अपने पति की गलती को नजरअंदाज करके मुझे ही दोष दे रही है। अपनी इज्जत बचाना तो एक औरत के हाथ में है। मर्द जात सिर्फ सुंदरता पर मरते हैं। जरूर तुम्ही ने मेरे पति को बहकाया होगा। शराफत से चली जाओ, मैं मेरा हक लेकर रहूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कोर्ट का दरवाजा ही क्यों ना खटखटाना पड़े। समायरा अपने हक के लिए कुणाल पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाती है, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई होने के साथ अदालत कुणाल पर आईपीसी की धारा 420 के तहत कार्यवाही करती है, जिसके बाद समायरा और उसके बच्चे को कुणाल का नाम मिल ही जाता है। और फिर समायरा बोलती है, मैंने कहा था साक्षी कि मैं मेरा हक लेकर रहूंगी। अब जिंदगी भर मुझे एक ही छत के नीचे मेरे ही घर में इस सौतन के साथ रहना पड़ेगा। कुणाल, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जनवरी की कड़कती ठंड में स्वेटर पहने सारिका सोफे पर बैठी गरम गरम चाय की चुस्कियां ले रही होती है। तभी उसकी सास रेवती वहां आकर बोलती है, अरे बहू,
चाय पी ली हो तो बाहर बगीचे में पौधों को भी पानी पिला दे जाकर। अरे सासू माँ, ठंड के मारे इतना घना कोहरा हो रहा है बाहर। पता चला पौधों को पानी देने गई थी और ओस से खुद ही पानी पानी होकर आ रही हूँ। ठंड क्या तेरे अकेले के लिए हो रही है, जो तू ठंड से बचने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकलेगी? चुपचाप जाकर पौधों को पानी दे। ओहो सासू माँ, क्यों बेचारे पौधों को मारना चाहती हो? इतनी ठंड में तो इंसान भी 4-4 दिन नहीं नहाता, फिर इस ठंड में इन पौधों को रोज रोज पानी देकर क्यों टॉर्चर करना? बस सर्दी में हाथ पैर चलाने को मत कहो, बाकी जुबान चाहे जितनी मर्जी चलवा लो, बोलने में सर्दी नहीं लगती बहू। अरे सासू माँ, आपकी आरती का टाइम हो गया, आपको पूजा नहीं करनी क्या? जाइए जाइए। पूजा पाठ का ख्याल मुझे तुझसे ज्यादा रहता है, तो बात को मत बदल और काम कर ले घर का। सारा किचन बिखरा पड़ा है। सारिका मन मारकर सोफे से उठती है और किचन में चली जाती है। सारिका को ठंड के मौसम से सबसे ज्यादा नफरत थी और उससे भी ज्यादा नफरत थी ठंड में काम करने से। कुछ ही महीनों पहले उसकी शादी रेवती देवी के बेटे अमर से हुई थी। जैसे ही वो ससुराल में आई, कड़कती सर्दी भी अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। अब वो सर्दी के मारे अलसाकर हर काम को धीरे धीरे किया करती और हर वक्त खुद को गर्म रखने के जुगाड़ किया करती। ऐसे ही एक दिन जब उसका पति अमर ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि सारिका टीवी पर गाने चलाकर नाचते हुए गा रही है। पारा इतना लो हुआ कि -डिग्री खिसक गया, इतना मटकने पर भी पसीना बर्फ की तरह जम गया। हाय सर्दी। सारिका, वो हाय सर्दी नहीं, हाय गर्मी होता है। और ये क्या टीवी के सामने अतरंगा सा नृत्य करने बैठी हो? अरे अमर जी, सर्दी इतनी है तो हाय सर्दी ही कहूँगी ना। और मैं ये अतरंगा डांस गर्माहट लाने के लिए कर रही हूँ, पर देखिए ना, अब भी सर्दी लग रही है। अरे यार, तुम भी गजब हो। सर्दी में ठंड नहीं लगेगी तो क्या गर्मी लगेगी? अपना ये नाच गाना बंद करो और एक गिलास पानी पिला दो मुझे। तभी वहाँ ट्रे में पानी लिए हुए रेवती आती है और सारिका को यूं मटकता देखकर बोलती है। क्यों बंदरिया की तरह उछल कूद कर रही है? कहीं ऐसी ही चोट लग गई तो सर्दी में दर्द से कराती रहेगी। नहीं नहीं, इतनी सर्दी में मुझे चोटिल नहीं होना। इस वक्त तो पैर में मोच भी आ जाती है तो ऐसा लगता है किसी ने घायल कर दिया हो। सासू माँ, आप ही कुछ ऐसा बताइए ना जिससे मुझे ठंड का एहसास ही ना हो। जाकर जहर ठूस ले, फिर सर्दी क्या, तुझे जिंदा होने का एहसास भी नहीं होगा। बेअकल, पागलों से सवाल करती रहती है। अरे बहू, जितना सर्दी सर्दी करेगी उतनी ठंड लगेगी। तू अपने दिमाग को शांत रख, समझी? जी सासू माँ। इतना बोलकर वो वापस से नाचने लगती है और उसे देखकर रेवती और अमर अपना सर पकड़ लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक शाम पूरे दिन धूप नहीं निकलती। तभी कपकपाती हुई सारिका बोलती है। सासू माँ, देखो ना, आज पूरा दिन निकल गया लेकिन सूरज नहीं निकला। मेरी तो कपकपाहट ही नहीं छूट रही। सही कह रही है बहू, आज सच में ज्यादा ही ठंड है, हाथ पैर गर्म ही नहीं हो रहे हैं। देखा, आपको भी सर्दी लग गई ना? सासू माँ, मैं क्या कह रही थी, चलिए ना आग जलाकर हाथ सेकते हैं थोड़ी देर। हाँ हाँ, जा माचिस ले आ किचन से। तभी सारिका फुर्ती में किचन से माचिस लेकर आती है और दोनों सास बहू बगीचे के बगल में एक तसले में आग जलाए हुए हाथ सेकने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ उनकी पड़ोसन मंगला आती है और बोलती है। अरे रेवती, तेरे घर से धुआं निकलता देखा तो मैं समझी घर में आग लगी होगी, तभी हाथ सेकने चली आई। अच्छा, आप हाथ सेकने आई हैं? मुझे तो लगा आग में घी डालने आई हैं। तू भी अच्छा मजाक करती है रेवती की बहू। अब आ गई है तो बैठ भी जा, कि हाथ की जगह पैर सेकना है। अरे पर बैठू कहाँ, जमीन भी तो कितनी ठंडी हो रही है। तो फिर तसले में तशरीफ रख दो। अरे मंगला आंटी, अब तसले में तो बैठोगी नहीं, सासू माँ के बगल में ही बैठ जाओ। वो बैठ जाएंगी, तू पहले जाकर चाय बना ला मंगला बहन के लिए। ये पड़ोसने तो पैदा ही मुफ्त की चाय गटकने के लिए होती है। लाती हूँ सासू माँ। जिसके बाद वो अंदर चाय बनाने चली जाती है और उसी रात खाना खाने के बाद किचन में साफ सफाई करके कमरे में जाकर फट से रजाई में घुस जाती है और बोलती है। हे भगवान, अब मौत आ जाए पर कोई काम ना आए जिसको करने के लिए मुझे इस रजाई की गर्माहट को छोड़कर ठंडी जमीन पर स्पर्श करना पड़े। वो इतना बोलती ही है कि तभी उसे आवाज लगाती हुई रेवती वहाँ आकर बोलती है। अरे बहू, जरा कमरे में आकर मेरा कंबल तो ढूंढवा दे, पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। अरे सासू माँ, कंबल कोई चश्मा थोड़ी है जो कहीं गुम हो जाएगा।
देखो ना, अलमारी की नीचे वाली शेल्फ में रखा होगा। अब इसके लिए मुझे रजाई से मत उठाओ। बहू, तू और तेरी सर्दी पागल कर देंगे मुझे। सासू माँ, सर्दी की वजह से जिंदगी झंड है। बताओ, रजाई में बैठी हूँ फिर भी इतनी ठंड है। हाय सर्दी। अरे आप लोग चुप भी हो जाओ। सर्दी सर्दी करके रजाई में लेटे मुझ मासूम की नींद क्यों उड़ा रहे हो? मुझे क्या कह रहे हैं? अपनी बगल वाली को बोलना, जो हमेशा हाय सर्दी का जाप करती रहती है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। सर्दियाँ बढ़ती रहती है और बढ़ती सर्दियों की वजह से सारिका रोज रोज नहाना बंद कर देती है। और ऐसे ही रोज शाम को वो आग जलाकर उसके सामने बैठ जाया करती। एक शाम आग जलाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो जाती है। तभी वो हॉल में आकर बोलती है, हे राम जी, अब तो जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं बची। अब कैसे गर्माहट मिलेगी मुझे? क्या करूँ, क्या जलाऊं? ये सोचते हुए वो पूरे हॉल में नजर घुमाती है। तभी उसे एक पुरानी सी लकड़ी की कुर्सी दिखाई देती है और उसकी आंखें चमक जाती है। वो उस कुर्सी के पास जाती है और उसे खिसका कर देखती है तो उसकी एक टांग थोड़ी सी क्रैक हो गई थी। इस बात का फायदा उठाकर वो उस लकड़ी को आसानी से निकाल देती है और उसे जलाकर ही हाथ सेक लेती है। अगले दिन उसकी सास फोन पर बात करते करते उसी टूटी कुर्सी पर जाकर बैठती है और धड़ाम से गिर पड़ती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर सारिका और अमर हॉल में आते हैं और रेवती को संभालते हुए सोफे पर बैठा देती है। तभी रेवती बोलती है, अरे कौन कमबख्त इस कुर्सी को लंगड़ा कर गया? हाय मेरी कमर। ये सासू माँ भी ना अलग ही बीमारी है। मतलब इतना बड़ा सोफा छोड़कर बैठी भी तो कहाँ, उस पुरानी कुर्सी पर। बताओ। लेकिन माँ, आप कुर्सी पर क्यों बैठी? सोफे पर बैठ जाती ना। अरे पर कल तो भली चंगी थी कुर्सी, आज कैसे अपाहिज हो गई? वो सासू माँ, मैंने ही इस कुर्सी की एक टांग को जला दिया। वो हाथ सेकने के लिए लकड़ियाँ नहीं थी ना छत पर, और ये पुरानी कुर्सी दिखी मुझे तो तूने इसकी लकड़ी को जला डाला। अरे तो पूरा ही जला लेती ना, इतना हिस्सा भी क्यों छोड़ दिया? बता, गिर गई ना मैं। बहू की सर्दी तो मेरी सरदर्दी हो गई है। हाय मेरी कमर। ओहो सारिका, इतनी भी क्या सर्दी कि हाथ सेकने के लिए घर के फर्नीचर की चिता ही जला दो तुम। जाओ मूव लेकर आओ माँ के लिए। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। जिसके बाद सारिका मूव लाने कमरे में जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन ऑफिस से आते हुए अमर एक इलेक्ट्रिक रूम हीटर लेकर आता है और सारिका को देते हुए बोलता है, ये लो हीटर, इसे चलाना, ना कि बगीचे के बाहर आग जलाकर बैठना, समझी? हाय हीटर, ये तो सर्दियों में सबसे बेस्ट गिफ्ट है। पतिदेव, मेरे स्वामी, आपके चरण कहाँ हैं? अपनी जगह पर ही हैं और छूने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ अपने नए हीटर को चलाकर गर्माहट लो। ये सब कमरे के बाहर खड़ी रेवती देख रही होती है और मुस्कुराकर बोलती है, चलो अब बहू कम से कम हाय सर्दी तो नहीं करेगी। क्या हुआ बेबी, आज तुम्हारा मूड कुछ ऑफ सा लग रहा है? क्या बताऊं यार, मेरा बॉस है ना, सारा दिन मेरे सर पर खड़ा रहता है। कभी ये कभी वो, मेरी जिंदगी खराब करके रख दिया इसने। ओ माँ बेबी, कितना परेशान हो तुम। आओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर देती हूँ। क्या करोगी तुम और कैसे करोगी? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो। जाओ, तुम जाकर रेडी हो जाओ। रेडी? क्यों? मेरा मतलब था कि तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। इतने में मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। उसके बाद क्या? वेट बेबी वेट, अब जाओ फ्रेश हो जाओ। ठीक है। वरुण फ्रेश होने के लिए चला जाता है। इतने शाशा उसके लिए खाना बनाकर तैयार कर देती है। कुछ ही देर बाद वरुण फ्रेश होकर आता है और फिर शाशा के साथ मिलकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद वरुण शाशा से बोलता है, वाओ यार, खाना तो बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने। थैंक यू। अब मैं तुम्हारा मूड अच्छा कर दूँ। मतलब? ओ मेरे प्यारे बलम, तुम लोग कुछ नहीं समझते, सब कुछ करके दिखाना पड़ता है। तुम रूम में चलो, मैं भी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ बेबी, बस आ रही हूँ। इसके बाद वरुण अपने कमरे में जाकर अपनी पत्नी का वेट करने लगता है और बेड पर बैठकर अपनी पत्नी की बात को याद करके कुछ सोचने लगता है। पता नहीं साशा मेरे साथ क्या करना चाहती है, मुझे तो डर लग रहा है। अब बस ये जल्दी से आ जाए तभी पता चलेगा। ऐसा कहकर वरुण बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद साशा कमरे में आती है। वो एक बहुत ही अच्छी सी ड्रेस पहनकर वरुण के सामने आती है।
जिसे देखकर वरुण के होश उड़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे साशा वरुण की तरफ बढ़ने लगती है। उसे ऐसे अपनी तरफ आता देख वरुण घबराने लगता है। वो साशा से बोलता है, तुम ये कर क्या रही हो? तुम्हारा मूड बनाने की तैयारी, ऐसे कैसे? बस देखते जाओ। साशा वरुण के पास जाती है। वरुण और ज्यादा अनकंफर्टेबल होने लगता है। वो साशा से बोलता है, बस साशा, आगे मत बढ़ो। मैं समझ गया हूँ तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो, पर आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये सब करने की ना ही मुझ में कोई हिम्मत है और ना ही कोई ताकत। क्यों, ऐसा क्या किया तुमने? इतने थके हुए क्यों हो? किया तो कुछ खास नहीं था, फिर भी थकान सी हो रही है, इसलिए मुझे सोने दो और तुम भी सो जाओ। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, गुड नाइट। ऐसा कहकर वरुण सो जाता है और साशा खुद से बोलती है, कैसा घोचू पति मिला है मुझे, मेरे पूरे मूड की बैंड बजा के रख दी। मैंने सोचा था कि इनका मूड अच्छा कर दूंगी, लेकिन इन्होंने तो मेरा ही मूड खराब कर दिया। मैं भी चुपचाप सो ही जाती हूँ। फिर साशा भी सो जाती है। अगले दिन वो वरुण के लिए लंच बनाकर उसे देती है और फिर वरुण उससे बोलता है, सॉरी, किस लिए? कल रात के लिए। तुम मेरा मूड ठीक करना चाहती थी, पर मैंने तुम्हारा ही खराब कर दिया। कोई बात नहीं, अब तुम ऑफिस जाओ। कुछ कहोगी नहीं? अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। वरुण ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद साशा खुद से बोलती है, माफ करना? माफ तो करना चाहती हूँ, लेकिन करूँगी नहीं, क्योंकि जो दर्द मुझे हुआ था उसका एहसास तुम्हें भी तो होना था ना, इसलिए मैंने ये सब कर लिया। चलो कोई बात नहीं, अब जब शाम को आओगे ना, तब तुम्हें निराश नहीं होने दूंगी। इसके बाद साशा अपने घर के काम करने में बिजी हो जाती है। साशा जब अपने सारे काम खत्म कर लेती है, फिर वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और आराम करने लगती है। लेटे लेटे उसकी आंख लग जाती है और थोड़ी देर बाद उसके घर की डोर बेल बजती है। साशा बेल सुनते ही गेट खोलने के लिए जाती है और जैसे ही वो गेट खोलकर देखती है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जो साशा से बोलता है, नमस्ते भाभी जी। अरे आप आइए आइए, अंदर आइए। जी जी। साशा उस साड़ी वाले को अंदर ले आती है और अंदर आने के बाद वो साशा से बोलता है, और बताइए भाभी जी, कैसी हैं आप? जी मैं बढ़िया, आप बताइए, बड़े दिनों बाद आना हुआ। बस क्या बताएं भाभी जी, हमारा तो काम ही इधर से उधर घूमना है, आज यहाँ तो कल वहाँ, इसीलिए आपके आने में देर हो गई। चलिए कोई बात नहीं, आप साड़ियाँ निकालिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी जी। साशा किचन में साड़ी वाले के लिए चाय बनाने चली जाती है। इधर वो अपनी साड़ियाँ निकालने लगता है। थोड़ी देर बाद साशा उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। फिर वो उससे बोलती है, ये लीजिए, चाय पीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। आप नहीं पी रही चाय? जी नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीती, मैं बस कॉफी पीती हूँ। तभी मैं सोचूं कि आप इतनी खूबसूरत कैसे दिखती हैं। अच्छा जी, आपको ऐसा लगता है? पता नहीं, मेरे पति को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उनकी आंखें खराब हैं क्या? नहीं तो ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि जो आपकी सुंदरता नहीं देख पा रहा है वो अंधा ही हुआ ना। बस बस, जैसे भी हैं मेरे पति हैं, आप उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, हम आपको साड़ियाँ दिखाते हैं। ठीक है। साड़ी वाला साशा को साड़ियाँ दिखाना शुरू करता है। वो एक एक करके हर साड़ी को नापसंद करती जाती है। ऐसा करते करते साड़ी वाले की सारी साड़ियाँ खत्म हो जाती है। फिर वो साशा से बोलता है, क्या भाभी जी, हमने आपको इतनी साड़ियाँ दिखाई पर आपको एक भी पसंद नहीं आई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्या करूँ, मुझे इनमें से कोई भी साड़ी अच्छी ही नहीं लग रही। अरे आप इनमें से एक आधा पहन कर तो देखिए, जब पता चलेगा कि अच्छी लग रही है या नहीं। अच्छा ठीक है, लाइए, पहन कर आती। साड़ी वाला साशा को साड़ी दे देता है, जिसके बाद वो अपने रूम में जाकर साड़ी पहनती है और उसके पास वापस आती है। साशा उससे पूछती है, अब बताओ कैसी लग रही हूँ? बहुत ही अच्छी लग रहे हो भाभी जी। अम्मा कसम, आपसे सुंदर नारी हमने आज तक नहीं देखी। बस बस, इतना भी मत फेंको। नहीं नहीं भाभी जी, आपकी कसम, अब सच में किसी परी से कम नहीं लग रही हो। थैंक यू सो मच। तो ये साड़ी मैं ले लूं? अरे आप सारी ले लीजिए। लेकिन सारी साड़ियाँ लेने के लिए मेरे पास पैसे तो है नहीं। पैसे किसने मांगे हैं, आप बस ले लो। ठीक है, फिर दे दो सारी। ठीक है भाभी जी। वो आदमी साशा के लिए सारी साड़ियाँ पैक कर देता है। फिर साशा उससे बोलती है, थैंक यू सो मच। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी
कि आपकी बीवी आपको बहुत प्यार करे। बीवी होगी तभी तो प्यार करेगी। मतलब आपकी शादी नहीं हुई? नहीं भाभी जी, अभी तक हम कुंवारे ही बैठे हैं। तो कैसी बीवी चाहिए आपको? बिल्कुल आपके जैसी। अच्छा जी, पर मैं तो थोड़ी अलग किस्म की लड़की हूँ। मतलब ये कि मुझे लोगों का मूड बनाना बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथ तो बड़े ही कोमल हैं। मैं पूरी बहुत कोमल हूँ। शाशा जैसे ही उसे छूती है उसके अंदाज बदल जाते हैं। वो मन में खुद से बोलता है, लगता है ये मेरे साथ कुछ करना चाहती है, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रही है। सही है, इसका पति तो इसके साथ कुछ करता नहीं है, मैं ही कर लेता हूँ। फिर वो शाशा को पकड़ लेता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी शाशा उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे बोलती है, मुझे अकेला समझकर मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हो? मैं तुम जैसे लोगों को हैंडल करना ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, कमजोर मत समझना मुझे। ऐसा कहने के बाद शाशा उसे फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारती है। फिर वो वरुण को कॉल करके घर बुला लेती है, जिसके बाद वरुण और शाशा दोनों मिलकर उस साड़ी वाले को घर से बाहर कर देते हैं। और फिर शाशा वरुण से बोलती है, सुनिए, सुबह के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत रूडली बात की ना। मैंने भी तो नहीं किया था कल रात को, तो हिसाब बराबर हो गया। ठीक है, पर आज कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हारा मूड बनाकर ही रहूँ। ठीक है, देख लेंगे तुम मेरा मूड बनाती हो या मैं तुम्हारा। अच्छा जी, मुझे चैलेंज कर रहे हो? समझ सकती हो। ओके देन, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो चले फिर, इंतजार किस बात का है अब। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। अच्छा, पहले खाना खा ले, बहुत भूख लग रही है। हाँ, अभी लेकर आती। वो दोनों एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब वो उठते हैं तो शाशा वरुण से पूछती है, रात कैसी थी? बहुत ही खूबसूरत, इतना मजा मुझे आज तक कभी नहीं आया। मुझे भी। तो हो जाए एक और बार। हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।